हेलो दोस्तों। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अगर आप खुद को जीवन की बुलंदियों पर ले जाने के खास प्रयास और बड़े परिणाम हासिल करने के लिए तैयार हैं, तो समझ लीजिए कि आपके हाथ कामयाबी की कुंजी लग गई है। आपके पास आ गया है आपके भविष्य की कामयाबी का DNA। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी बुक सीरीज सोच बदलो जिंदगी बदलो में, जो ब्रायन ट्रेसी की शानदार किताब पर आधारित है। इस सीरीज में हम आपको ऐसे शक्तिशाली विचार और तरीकों से अवगत करा रहे हैं जो आपकी सोच और जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हें पूरा जरूर देखिए और साथ ही मेरे आगे के वीडियो भी इस सीरीज में जरूर पूरा देखिए, क्योंकि हर वीडियो आपको एक कदम आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसका नाम है अपनी जिंदगी को बदलो। अगर आप अपने दिमाग में उज्जवल और खुशियों भरी उम्मीदों का चित्रण करेंगे, तो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सही माहौल तैयार कर लेंगे। ये कहा है नॉर्मन विंसेंट पील ने। अपने लिए संभव बात के लिए अपनी धारणाओं और उम्मीदों के आधार पर आप अपने बारे में जो सोचते हैं या महसूस करते हैं, उसी से तय होता है कि आप क्या करते हैं और आपके साथ क्या होता है। जब कभी भी आप अपने सोचने का स्तर ऊंचा उठाते हैं, आप अपनी जिंदगी के स्तर को बदल देते हैं। कई बार तो तत्काल हो जाता है। पूरे ब्रह्मांड में आपका केवल एक ही बात पर नियंत्रण है, वह है आपकी सोच पर। आप तय कर सकते हैं कि किसी परिस्थिति में आपको क्या सोचना है। आपके विचार और किसी घटना को लेकर आपकी समझ ही आपकी भावनाओं पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालती है। आपके विचार और आपकी भावनाएं ही आपके अगले कदम और उसके परिणामों को तय करते हैं। इस सब की शुरुआत आपकी सोच के साथ होती है। इसलिए सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार जीवन के स्तर को ऊंचा उठा देते हैं। वे आपको शक्ति देते हैं और आपको ज्यादा ताकत और आत्मविश्वास का एहसास कराते हैं। सकारात्मक सोच सिर्फ एक उत्साह बढ़ाने वाले विचार नहीं है। इसके अलावा व्यक्तित्व, आपके स्वास्थ्य, आपके उत्साह और आपकी सृजनात्मकता पर भी पर्याप्त और रचनात्मक प्रभाव डालते हैं। आप जितने ज्यादा सकारात्मक और आशावादी होंगे, जिंदगी के हर क्षेत्र में उतनी ही ज्यादा खुशी पाएंगे। नकारात्मक सोच के परिणाम ठीक उल्टे होते हैं। वो आपको शक्तिहीन बना देते हैं और आप ज्यादा कमजोर और आत्मविश्वास में कमी महसूस करने लगते हैं। जब कभी भी आप कोई नकारात्मक बात सोचते या बोलते हैं, तो आप अपनी शक्ति का एक अंश गवा देते हैं। आपको गुस्सा आने लगता है और आप बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। आप हताश और दुखी महसूस करने लगते हैं। कुछ वक्त के बाद नकारात्मक सोच के कारण आप बीमार भी पड़ सकते हैं और अपने संबंधों में जहर भी घोल सकते हैं। सकारात्मक सोच आपको मानसिक स्वास्थ्य और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की ओर ले जाती है। वहीं नकारात्मक सोच मानसिक बीमारी और प्रभावहीनता की ओर ले जाती है। इसलिए अगर आप एक विलक्षण जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपका लक्ष्य सकारात्मक भावनाओं को जगाने और नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाने का होना चाहिए। नकारात्मक भावनाओं का सफाया बेहतर स्वास्थ्य, खुशी और निजी बेहतरी की दिशा में आपको सबसे महत्वपूर्ण इकलौता कदम साबित हो सकता है। हर बार जब कभी भी आप अपनी सोच और भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखते हैं और खुद को सकारात्मक रखने के लिए अनुशासित कर लेते हैं, तो आपकी भीतरी और बाहरी जिंदगी के स्तर में सुधार होता है। नकारात्मक भावनाओं के अभाव में आपका दिमाग अपने आप ही सकारात्मक भावनाओं से भर जाता है और इससे आपके भीतर खुशी और पूर्णता का एहसास उमड़ने लगता है। आप अपने विचारों को चुन सकते हैं। प्रतिस्थापन का नियम यानी लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहता है, आपका दिमाग एक वक्त में एक ही विचार रख सकता है। वो या तो सकारात्मक हो सकता है या नकारात्मक। आप जब भी चाहें नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच के साथ बदल सकते हैं। आप इस नियम को उस वक्त जानबूझकर सकारात्मक सोच के लिए लागू कर सकते हैं जब आप किसी बात पर गुस्सा या नाखुश हों। आदत का नियम लॉ ऑफ हैबिट कहता है, जब आप किसी भी विचार या काम को बार बार करते हैं, तो यह आपकी नई आदत बन जाती है। आप जब बार बार सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया देने लगते हैं, तो आप अपने अवचेतन मस्तिष्क पर पूरा नियंत्रण पा लेते हैं। जल्द ही यह स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है और आपके लिए इसी तरह से सोचना और काम करना आसान हो जाता है। इच्छा शक्ति और दोहराव के साथ आप सोचने और काम करने की एक आदत विकसित कर लेते हैं। इस नियम को लागू करके आप पूरी तरह से सकारात्मक इंसान बन सकते हैं
और अपनी जिंदगी को ही बदल सकते हैं। इसलिए अपने नकारात्मक विचारों को खत्म कर दें। आपने सभी नकारात्मक विचार बचपन से ही सीख लिए होते हैं और जो सीख लिया गया है उसे भुलाया भी जा सकता है, कई बार तो बहुत ही जल्दी। आप किसी भी ऐसी आदत या कौशल को सीख सकते हैं जिसे आप वांछनीय या फिर जरूरी समझते हैं। खासतौर पर आप लोगों, पैसे, स्वास्थ्य के बारे में सोचने के सकारात्मक और सृजनात्मक तरीके खोज सकते हैं। अपने भीतर छिपी संभावनाओं और कामयाबी की राह में रुकावट डालने वाली बातों के बारे में भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। कई नकारात्मक विचार और व्यवहार का आधार ही गलत होता है। कई बार तो किसी विषय पर नकारात्मक विचार या किसी व्यक्ति के बारे में गलत व्यवहार किसी एक नई जानकारी के बाद ही बदल जाता है। आपको एकाएक यह पता चलता है कि आपकी अपनी या किसी व्यक्ति के बारे में सोच गलत थी। परिणाम स्वरूप एक पल में ही आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। इस संभावना के लिए सदैव तैयार रहें। नकारात्मक भावनाएं केवल इसलिए जिंदा रहती हैं क्योंकि हम भी उनको जिंदगी देकर बाद में जिंदा भी रखते हैं। लगातार खुद को नाराज करने वाली या नापसंद आने वाली बातें करके हम उनको जिंदा रखते हैं। सौभाग्यवश आप भावनाओं के नियम को लागू करके इस स्थिति को बदल सकते हैं। यह नियम कहता है, एक सशक्त भावना हमेशा एक कमजोर भावना पर हावी रहेगी और जिस किसी भी भावना पर आप ज्यादा जोर देंगे वो उतनी ही मजबूत होती जाएगी। इसका मतलब है कि आप जिस किसी भावना पर जोर देंगे वह बढ़ती जाएगी और एक दिन उस क्षेत्र में आपकी सोच पर पूरी तरह से हावी हो जाएगी। अगर आप खुद को नाराज या दुखी कर देने वाले व्यक्ति या परिस्थिति पर मानसिक ऊर्जा खर्च करना बंद कर देते हैं और उसके बारे में सोचने तक से परहेज करने लगते हैं, तो उस परिस्थिति या व्यक्ति से जुड़ी वो भावना आखिरकार दम तोड़ देगी। ठीक वैसे ही जैसे कि आग बिना ईंधन के अंततः बुझ जाती है। आप इस बात का अनुभव पहले भी कई बार कर चुके होंगे। उदाहरण के लिए, जैसे ही हम बड़े होते हैं, हमारा वास्ता विपरीत लिंग के लोगों के साथ पड़ता है। इनमें से अधिकांश के साथ वक्त गुजारे जाने पर भी हम तालमेल नहीं बिठा पाते। जब ये संबंध टूटते हैं, तो हमें भावनात्मक तौर पर थकान और ठेस का एहसास होता है। अधिकांश मामलों में तो हम दुख, गुस्से, हताश और काफी थकान और आहत होने जैसी भावनाओं से दो चार होते हैं। ये एहसास एक तय वक्त तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते, फिर हम इससे उबर जाते हैं। हमारी मुलाकात किसी और से होती है। धीरे धीरे हम काफी दुखद अंत वाले पिछले अनुभव को भूल जाते हैं। जब हम उस पीछे छूट गए व्यक्ति से कई महीनों या वर्षों के बाद मिलते हैं, तो हमें एहसास भी नहीं होता कि किसी वक्त हम उससे कितने भावनात्मक तरीके से जुड़े थे। ऐसा इसलिए कि हमने उसके विछोह के भाव को ज्यादा दिनों तक अपने सीने से लगा कर नहीं रखा और धीरे धीरे यह भावना ही पूरी तरह खत्म हो गई। यह प्रतिस्थापन के नियम के साथ साथ आपकी अपनी जिंदगी में भावनाओं को समझने वाला एक उदाहरण है। नकारात्मक भावनाओं के स्रोत। नकारात्मक भावनाओं के मूलतः चार आधारभूत कारण हैं। रूसी दार्शनिक पीटर ऑस्पेनेस्की की किताब इन सर्च ऑफ द मिरास्क्यूल के अनुसार ये कारण है: एक, स्पष्टीकरण; दो, पहचान; तीन, स्वार्थी सोच; और चार, दोषारोपण। अगर आप योजनाबद्ध तरीके से नकारात्मक भावनाओं के इन कारणों को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करेंगे, तो अपनी सोच और अपनी जिंदगी बदलने की दिशा में यह आपकी सबसे जोरदार छलांग होगी। स्पष्टीकरण देना छोड़ें। अपनी नाराजगी और अप्रसन्नता को नियोजित ठहराने का प्रयास स्पष्टीकरण की शुरुआत होती है। आप खुद से ही नहीं, हर व्यक्ति को जो इसे सुनना चाहे यह बताते फिरेंगे कि आपके साथ कितनी बदसलूकी की गई और दूसरे का व्यवहार कितना खराब था। आप दिमाग में लगातार उसी घटना को दोहराते रहते हैं। आप अपनी नाराजगी को जायज ठहराने के लिए तमाम कारणों को दोहराते रहते हैं। जितनी बार आप उस व्यक्ति या उस घटना के बारे में सोचते हैं, आपका पारा चढ़ जाता है। आप ऐसा महसूस करने लगते हैं कि मानो गुस्सा करना आपका अधिकार हो, जैसे आपने इसके लिए कोई भुगतान किया हो। खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि आपको लगता है कि अपनी नजर में आप एक अच्छे और बेदाग इंसान हैं। आप तर्क देने और अपनी बात को सही साबित करने के प्रयास की प्रक्रिया में उसमें भाग न लेकर आसान बनाने का प्रयास करते हैं। परिणाम यह होता है कि सही मायने में आप अपनी बात को सही साबित करने से हाथ खींच लेते हैं। आप अपने काबिल दिमाग का इस्तेमाल ऐसे कारणों को सोचने के लिए करने लगते हैं जो कि आपकी नकारात्मक बात को सही साबित नहीं करते। याद रखिए, नकारात्मक भावना से आपका भला नहीं हो सकता। वे तो पूरी तरह से विध्वंसक हैं। उनका दूसरे व्यक्ति या परिस्थिति पर भी कोई असर नहीं पड़ता। वे तो आपकी ही खुशी और आत्मविश्वास को कम कर देती हैं।
आपको जिंदगी के अन्य क्षेत्र में भी कमजोर और कम प्रभावी बना देती हैं। गुस्से और नाराजगी को सही साबित करने की बजाय आपको अपनी बुद्धि और कल्पनाशीलता का इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति को माफ करने या फिर अप्रसन्नता भरी परिस्थिति को बदलने के लिए करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई ट्रैफिक में आपका रास्ता काट जाए, तो गुस्सा होने की बजाय आप कहें, कोई बात नहीं, अगली बार मैं ज्यादा सावधानी बरतूंगा। मुझे लगता है कि उसका दिन खराब गुजरा है, या फिर उसे निश्चित ही किसी महत्वपूर्ण काम के लिए देरी हो रही होगी। दूसरों को समझकर माफ करें, क्योंकि आपका दिमाग एक वक्त में केवल एक ही विचार रख सकता है। इसलिए जिस पल आप दूसरों के पक्ष को समझकर उनको माफ करना शुरू कर देते हैं, आप गुस्से और अफसोस को बढ़ावा देने वाले ईंधन की आपूर्ति को बंद कर देते हैं। आप दिमाग पर फिर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। आप खुद को शांत और सकारात्मक रखते हैं। कुछ देर बाद परिस्थिति बदल जाती है और आप उसके बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। एक नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार में बदलकर आप नकारात्मक विचार से छुटकारा पा लेते हैं, फिर भले ही वह कुछ भी रहा हो। अगर आप जिंदगी में किसी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे तलाक, नौकरी छूटना या निवेश में नाकामी, तो भी यही नियम सही साबित होता है। अपने और किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो सुन रहा हो कि सामने यह बताना बंद कर दें कि आपका गुस्सा या अप्रसन्नता क्यों जायज है। इसकी बजाय मामले में लिप्त दूसरे व्यक्ति के लिए सफाई देना शुरू कर दें, तब तक जब तक यह नकारात्मकता ही खत्म ना हो जाए। जब नकारात्मक भावना की आग पूरी तरह से बुझ जाएगी, तो आप अपना ध्यान किसी और सकारात्मक बात पर लगा सकते हैं। कामयाबी और प्रसन्नता के लिए सबसे जरूरी नियम है, ऐसी किसी भी बात को लेकर विचलित होना या उनकी आलोचना करना ठीक नहीं, जिस पर आपका कोई नियंत्रण न हो। किसी भी व्यक्ति की ऐसी बात के लिए आलोचना न करें जिसे वह बदल ना सकता हो। एक विख्यात नियम के मुताबिक, अगर कोई समाधान उपलब्ध ना हो, तो समझिए कि कोई समस्या भी नहीं है। जीवन के दो काल। जीवन में दो काल होते हैं, भूतकाल और भविष्य काल। उस लिहाज से वर्तमान बहुत ही संक्षिप्त होता है, एक तेजी से गुजरता हुआ पल। आपके पास दो विकल्प होते हैं, या तो आप गुजरे हुए कल पर ध्यान दें, जिसे आप बदल नहीं सकते, या फिर भविष्य पर, जिस पर कि संभवतः आपका कुछ तो नियंत्रण होता है। कई लोग अपनी भावनात्मक ऊर्जा का अधिकांश भाग गुजरे हुए वक्त की घटनाओं को लेकर विचलित या नाराज होने पर ही बर्बाद कर देते हैं। दुर्भाग्यवश यह ऊर्जा तो पूरी तरह से ही बेकार चली जाती है। बीते हुए वक्त की पूरी समय आलोचना करके कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। इससे भी ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि भूतकाल को याद करने से पैदा हुई नकारात्मक भावनाएं आपको भविष्य में छिपी संभावनाओं को लेकर उत्साहित या आनंदित होने से भी वंचित कर देती हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसको निकाल फेंकें। 25 वर्ष से भी ज्यादा काम कर चुके एक मनोवैज्ञानिक ने लिखा है कि इन लोगों के साथ रहते हुए उन्होंने यही शब्द सबसे ज्यादा सुने हैं, अगर ऐसा हुआ होता तो। ऐसा देखने को मिलता है कि जिंदगी से दुखी अधिकांश लोगों के लिए गुजरे वक्त का कोई न भुलाए जा सकने वाला वाक्य ही सोच का आधार बनकर रह जाता है। किसी के द्वारा कहे गए, किए गए या न कहे गए या न किए गए काम या शब्द के लिए उनमें कटुता, नाराजगी या हताशा का भाव घर कर जाता है। वे अपने माता पिता में से किसी एक या दोनों, भाई बहन, किसी पुराने रिश्ते या शादी, अपने बॉस या कारोबार, नाकाम निवेश या फिर किसी गलत आर्थिक कदम को लेकर नाराज रहते हैं। आपको यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि आपकी जिंदगी समस्याओं, परेशानियों, बाधाओं और अस्थायी सफलताओं के अनवरत कड़ी ही रहेगी। ये अनजानी और अनचाही नाकामियां और निराशाएं तो विकास प्रक्रिया की सामान्य, प्राकृतिक और न टाले जा सकने वाली सच्चाई है। अपनी सोच और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आपको एक फैसला लेना होगा और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा, फिर चाहे जो भी हो जाए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आप उसी भूतकाल के गुलाम बने रहेंगे जिसे आप बदल नहीं सकते। इसलिए आज ही फैसला करें, इसी वक्त से आप अपनी जिंदगी से, अगर ऐसा हुआ होता तो इसको निकाल फेंकें। घटनाओं के प्रति नजरिया बदलें। पेशे से लेखक और वक्ता वैन डायर का कहना है, एक सुखी बचपन को तो कभी भी हासिल किया जा सकता है। उनके कहने का मतलब केवल इतना ही है कि आप किसी भी वक्त अपनी जिंदगी की नाखुश कर देने वाली घटनाओं को सकारात्मक नजरिए से देख सकते हैं। आप प्रतिस्थापन के नियम का अभ्यास कर सकते हैं और उन नकारात्मक अनुभवों से भी कुछ हासिल कर सकते हैं।
महज उन घटनाओं पर ही सोचते रहने की बजाय आप सोच सकते हैं कि उन घटनाओं ने आपको कैसे ज्यादा बुद्धिमान और बेहतर बना दिया है। आप दरअसल गुजरे हुए वक्त में आपको नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के शुक्रगुजार हो सकते हैं कि उन्होंने आपको आज कितना सशक्त बना दिया है और किसी भी परिस्थिति में ऐसे किसी अन्य तरीके से संभव नहीं था। आपके माता-पिता को बच्चे पालने का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। इसके अलावा उनकी जानकारी उनके खुद के पालन-पोषण की प्रक्रिया तक ही सीमित थी। हर इंसान की तरह एक माँ या पिता की जिम्मेदारी जब उनको मिली तो उसमें उनकी निजी समस्याएं और कमजोरियां भी छिपी हुई थी, जैसा कि आज आपके साथ हो रहा है। फिर भी उन्होंने उनके साथ जो था उनके लिहाज से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। वे जैसे भी थे, उन्होंने आपका उसी तरह से पालन-पोषण किया जैसा कि वे कर सकते थे। ऐसे में ऐसी किसी भी बात को लेकर नाखुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो उन्होंने नहीं की या कि जिनको करने के वे काबिल नहीं थे। उसे भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। निजी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं। ओस्पेनेस्की के अनुसार नकारात्मक भावनाओं का दूसरा बड़ा कारण है पहचान या लगाव। यह तब होता है जब आप किसी बात को निजी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं या फिर आप किसी व्यक्ति या बात से जुड़ जाते हैं। आप किसी भी घटना या परिस्थिति के परिणाम को अपने ही नजरिए से देखते हैं या फिर उसे खुद पर अथवा अपनी किसी मान्यता या बेहद पसंद आने वाली बात पर सीधा प्रहार मान लेते हैं। बुद्ध और जीसस जैसे महान आध्यात्मिक गुरुओं ने किसी भी घटना से खुद को भावनात्मक रूप से अलग कर लेने की बात की है, ताकि आप अपनी शांति और मानसिक स्थिरता को बरकरार रखें। हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विलियम जेम्स ने लिखा है, किसी भी परेशानी का सामना करने के लिए पहला कदम यही है कि आप उसे उसी रूप में स्वीकारें। उन्होंने लोगों को यह कहने के लिए प्रोत्साहित किया कि जिसका कोई इलाज न हो, उसका सामना करना चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर कहें, उस हर घटना या व्यक्ति से खुद को परे रखने की आदत डाल लें, जो आपको नाराज या विचलित कर देती हो। उससे भावनात्मक ऊर्जा को हटा लीजिए, ताकि आप अपनी शांति और मानसिक स्थिरता को दोबारा हासिल कर सकें। इस राह को अपनाने का यह मतलब कतई नहीं है कि जो कुछ भी हो आप उसे स्वीकार कर लें, बल्कि यह तो आपको अपनी भावनाओं और दिमाग पर नियंत्रण करने के लिए इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। किसी भी समस्या के वक्त आप खुद को दिमागी तौर पर शांत रखकर उसे समझदारी से सुलझाने के लिए तैयार कर लेते हैं। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल वस्तु स्थिति को समझने और बेहतर तरीके से फैसले लेकर उसे सुलझाने के लिए करने लगते हैं। आप पर तब तक कोई भी अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता जब तक कि आप उनसे कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखते। उनके पास जरूर ऐसी कोई बात होती है जिसे वे आपको अभी भी दे सकते हैं या आपको उससे वंचित कर सकते हैं। जिस वक्त भी आप खुद को किसी व्यक्ति या वस्तु से भावनात्मक तौर पर अलग कर लेते हैं, उससे कोई अपेक्षा नहीं रखते, आप आजाद हो जाते हैं। किसी भी बात से खुद को अलग कर लेने की इस शक्ति को आप अभ्यास के जरिए हासिल कर सकते हैं। यह आपको उस हर परिस्थिति पर नियंत्रण दिला देगी जिससे पहले आप विचलित या नाराज होते थे। किसी भी समस्या के साथ निर्विकार रहकर वस्तुपरक रहना सिखाकर आप दूसरों की सबसे ज्यादा मदद कर सकते हैं। उन्हें हर समस्या को ऐसे नजरिए से देखने के लिए प्रोत्साहित करें मानो यह किसी दूसरे के साथ हो रहा हो। उनसे पूछिए कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी मुसीबत में फंसा होता तो वे उसको क्या सलाह देते। भावनात्मक तौर पर बेहद नाजुक परिस्थिति में खुद को अलग रखकर आप और अन्य लोग उससे ज्यादा कारगर तरीके से निपट सकेंगे। अन्य लोगों का मत। ओस्पेनेस्की के अनुसार नकारात्मक भावनाओं का तीसरा बड़ा कारण है संकुचित सोच। ऐसा तब होता है जब आप अपने प्रति लोगों के व्यवहार को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित होते हैं। अगर आप ऐसा सोच लेते हैं कि कोई आपको उतना सम्मान नहीं दे रहा है जितना कि आपके हिसाब से उसे आपको देना चाहिए, तो आप अपमान या गुस्से का एहसास कर सकते हैं और जवाबी हमला बोलना चाहते हैं। अगर लोगों का आपके प्रति व्यवहार रूखा या पूर्वग्रह से ग्रसित है, तो आप उनके व्यवहार को अपने व्यक्तित्व और चरित्र पर हमले की तरह लेते हैं। उनके रवैये और व्यवहार का ऐसा आकलन आपको नाराज या हताश कर देता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह या तो अपनी निजी पहचान और आत्मसम्मान के खातिर करते हैं या फिर दूसरे लोगों या परिस्थितियों के हाथों खत्म होने से बचने के लिए। अगर आपकी निजी अवधारणा उतनी ऊंची नहीं है जितनी कि यह हो सकती है,
तो आप दूसरे लोगों के कार्यों या फिर उनकी प्रतिक्रिया को लेकर काफी संवेदनशील रहेंगे। आप हर बात को इस तरह अपने पर ले लेंगे मानो उन्होंने जो कुछ भी किया या कहा है वह जानबूझकर आपको ही निशाना बनाकर किया गया है, जबकि अधिकांश मामलों में बात कुछ और ही होती है। यह हकीकत है कि अधिकांश लोग खुद में या अपनी समस्या में ही उलझे हुए हैं। लगभग 99% वक्त तो लोग अपने बारे में ही सोच में डूबे रहते हैं। अपनी भावनात्मक ऊर्जा का बाकी का 1% वे आपके सहित बाकी दुनिया को देते हैं। ट्रैफिक में आपका रास्ता काटने वाला अपने ही विचारों में उलझा हुआ होता है। वह तो आपके अस्तित्व के बारे में भी नहीं जानता। ऐसे में उसके लिए कितनी बेवकूफ़ी भरे काम के लिए आपको नाराज या विचलित होना बेवकूफ़ी ही होगी। अपनी राह खुद तय करें। अनुभव से मैंने एक नियम सीख लिया है। किसी भी काम को करने या न करने से पहले कभी भी यह चिंता न करें कि लोग क्या कहेंगे। हकीकत तो यह है कि कोई आपके बारे में सोच तक नहीं रहा है। निश्चित ही मैं यहाँ पर आपराधिक या असामाजिक काम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह देखना ही हैरत में डाल देता है कि लोग किस तरह किसी रिश्ते, कारोबार, नई चुनौती, साहसिक अभियान या अन्य बातों को केवल इस डर से स्वीकार या अस्वीकार कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। वे ऐसे वैवाहिक रिश्ते को निभाते हैं जिसे वे पसंद नहीं करते। वे ऐसी नौकरी से जुड़े रहते हैं जो उन्हें पसंद नहीं, या फिर वे किसी कारोबार की पेशकश को केवल इसलिए ठुकरा देते हैं कि कोई शायद आपके इस कदम की आलोचना करेगा। सच्चाई यह है कि आपकी जिंदगी से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों की आपसे ज्यादा फिक्र किसी को भी नहीं है। यह जानकर ही योजना बनाइए। अब्राहम मास्लो ने लोगों के आत्मनिरीक्षण पर अपने अध्ययन में पाया कि वो 1 या 2% पुरुष और महिलाएं जो कि पूरी तरह से परिपक्व हैं, जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर वयस्क हैं, सभी में एक खास गुण था। वे सभी अपने प्रति पूरी तरह से ईमानदार थे। उनका अपनी कमजोरियों और ताकत के प्रति नजरिया पूरी तरह से साफ था। उन्होंने न कभी उम्मीद की और न ही ख्याली पुलाव पकाए कि वे अपनी काबिलियत से कोई बड़े व्यक्ति हैं। खुद के बारे में यही स्वीकारोक्ति ही उनकी निजी अवधारणा और आत्मसम्मान का आधार थी, क्योंकि वे जानते थे कि वे कौन थे और कौन नहीं। उन्होंने कभी भी यह महसूस नहीं किया कि कुछ भी करने के लिए उनको लगातार दूसरों की सहमति की दरकार है। उन्होंने दूसरों की सलाह को सुना, लेकिन उसके बाद उन्होंने फैसले खुद की ही सोच से लिए। दूसरे लोगों की संभावित सहमति या असहमति का उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आप ही हैं जो अपने बारे में सबसे ज्यादा चिंता करते हैं, और किसी भी दशा में सबसे ज्यादा प्रभाव भी आप पर ही पड़ता है। अन्य लोगों का सम्मान। अंग्रेजी के मशहूर लेखक समरसेट मॉम से जब एक रिपोर्टर ने उनके मुख्य प्रेरणा स्रोत के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं उन लोगों का सम्मान हासिल करने के लिए लिखता हूँ जिनका कि मैं खुद सम्मान करता हूँ। सच्चाई यही है कि आप जो कुछ भी करते हैं या जिस किसी भी काम में नाकाम होते हैं, उस पर इसी चिंता का प्रभाव पड़ता है। आप अपने सामाजिक जीवन में कई बातें केवल इसलिए करते हैं ताकि आप उन लोगों का सम्मान हासिल कर सके जिनका कि आप सम्मान करते हैं, या फिर अपने सम्मान को बरकरार रखने के लिए ऐसा करते हैं। सच तो यह है कि इस बात का निर्धारण कि आपके लिए किन लोगों का सम्मान पाना ज्यादा जरूरी है, इस बात से होता है कि आप अपने बारे में, घर और काम पर कैसा महसूस करते हैं। दूसरों से मिलने वाले सम्मान का आपकी अपनी प्रतिधारणा के साथ सीधा संबंध होता है, क्योंकि यह आपके निजी आदर्श और निज छवि से जुड़ा होता है। बेहद खास किस्म के लोग ऐसे ही पुरुष और महिलाओं का सम्मान हासिल करने का प्रयास करते हैं जो चरित्र और उपलब्धियों के लिहाज से काफी सशक्त हों। उनका समर्पित प्रयास, भले ही फिर वह अवचेतन दशा में हो, यही होता है कि उनका व्यवहार और जीने का अंदाज वैसा ही हो जैसा कि उनके आदर्श का होता है। जिंदगी के दौरान आपके महत्वपूर्ण फैसलों में से यह एक होता है कि आप तय करें कि वे कौन लोग हैं जिनका सम्मान पाना आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार जब आप यह तय कर लेते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनसे आप सम्मान पाना चाहते हैं, फिर आप अपनी जिंदगी को इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं कि वो आपको निरंतर सम्मान देते रहें, चाहे उनको आपके हर कदम की जानकारी हो या ना हो। ऊंचे स्तर को स्थापित करें। चार्ल्स एम शेल्डन क्रिश्चियन लाइब्रेरी 1984 की मशहूर किताब इन हिज स्टेप्स में एक पूरा कस्बा ही किसी भी काम या फैसले से पहले यह सवाल पूछने के लिए सहमत हो जाता है, इस परिस्थिति में भगवान ईसा मसीह क्या करते, और फिर उसी तर्ज पर व्यवहार करता है।
लोगों ने यह महसूस किया कि इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद वे सभी समस्याएं सुलझ गई, जिनको लेकर पहले उनके बीच मतभेद हो जाया करते थे। नतीजा, पूरा कस्बा ही खुशहाल और संपन्न हो गया। उन्होंने अपने लिए एक आदर्श बनाया और फिर उसी को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन का पूरा ढांचा तैयार कर लिया। काफी कम संसाधनों से शुरुआत कर कामयाब हुए पुरुषों और महिलाओं को लेकर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जब ये लोग युवा थे तो लोगों की जीवनियां और आत्मकथाओं को खूब पढ़ा करते थे। मशहूर पुरुषों और महिलाओं के बारे में पढ़ते वक्त उन्होंने खुद को उन्हीं लोगों जैसे गुणों और चरित्र से भरपूर होने की कल्पना की, जिनके बारे में वे पढ़ रहे थे। जब वे खुद किशोर बने तो वे गुण और सदाचार उनकी सोच और उनकी पसंद नापसंद जिंदगी में फैसले लेने के तौर तरीकों का हिस्सा बन चुकी थी। आदर्शों की स्थापना काफी अरसे से व्यक्तित्व और चरित्र के विकास का सशक्त जरिया माना जाता है। युवाओं को स्कूल के आदर्श रहे छात्र छात्राओं के बारे में अध्ययन और उनका अधिक से अधिक अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता रहा है। सेना में पिछली पीढ़ी के सैनिकों और नाविकों की बहादुरी के बारे में किस्सों को पाठ्यक्रम में ही शामिल कर लिया जाता है। ऐसा युवा सैनिकों और नाविकों को विषम परिस्थितियों में उन लोगों जैसा ही व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया जाता है, जिन लोगों के आप प्रशंसक होते हैं और जिनकी ओर अपेक्षा से देखते हैं। उनका आपकी सोच और आपकी अपने बारे में अवधारणा पर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है और उन फैसलों पर भी जो आप लेते हैं। तो आपके आदर्श कौन हैं? आदर्शों के चयन में सावधानी बरतें। दूसरों का आपके और आपकी रुचियों के प्रति भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर सोचना और उन्हें लेकर चिंतित होने में कोई भी बुराई नहीं है। जब आप अपने लिए आदर्श का चयन करते हैं, आप अपने भीतर ऐसा दिशा निर्देश को तैयार करते हैं जो खुद आपको ही आदर्श तरीके से व्यवहार के काबिल बना देते हैं। यह मूर्खतापूर्ण और आत्मघाती तब हो जाता है जब ऐसे लोगों का मत भी आपको बेवजह चिंतित करने लगता है, जिनके सम्मान की आपके लिए कोई भी कीमत नहीं है। अगर आप विध्वंसात्मक आलोचना के साथ बड़े हुए हैं, तो आप निश्चित ही ऐसे जाल में फंसे हैं जहां आप ऐसे लोगों की सहमति हासिल करने की कोशिश करेंगे या उनकी असहमति से बचने का प्रयास करेंगे, जिन लोगों को आप जानते भी नहीं या फिर जिनके बारे में आपको कोई फिक्र भी नहीं। नकारात्मक भावना के इस रूप को टालने का एक उपाय यह है, अपने आदर्श पुरुष या महिला और उन गुणों का चयन कर लीजिए जिनको कि आप अपनाना चाहेंगे। इसी पल से जब आपको कोई फैसला करना हो तो अपने किसी आदर्श के बारे में सोचिए और खुद से सवाल कीजिए, उसने इस परिस्थिति में क्या किया होता। जब आप यह सवाल पूछते हैं, आप अपने अवचेतन में एक उच्च शक्ति के साथ संपर्क कायम करते हैं, जो आपको मार्गदर्शन और आंतरिक दृष्टि देगी। आपको एक भीतरी सुखद एहसास हो जाएगा कि क्या कहना या करना सही होगा। आप एक सही फैसला लेकर अपने द्वारा तय परिणाम हासिल कर लेंगे। यह तकनीक अनेक कामयाब पुरुषों और महिलाओं द्वारा अपनाई जाती है। इसे आजमाइए और देखिए क्या होता है। सबसे नकारात्मक प्रभाव। ओस्पेनेस्की के अनुसार नकारात्मक भावनाओं के अलावा गुस्से, अफसोस, शत्रुता, ईर्ष्या और हताशा की शुरुआत करने वाली चौथी बड़ी वजह है किसी को दोषी ठहराना। दोषारोपण के ही कारण गुस्से की शुरुआत होती है, जो सबसे खराब नकारात्मक भावना है। इस दुनिया में गुस्से से ज्यादा विनाशकारी कोई ताकत नहीं। बेकाबू गुस्सा तो स्वस्थ रिश्ते, परिवार, कारोबार और समाज तक को खत्म कर देता है और युद्धों, क्रांतियों और सामाजिक तत्वों का भी मुख्य जनक है। गुस्से की प्राथमिक वजह तो बचपन में मिली विध्वंसक आलोचना ही है। जब कभी भी किसी व्यक्ति की आलोचना की जाती है तो उसकी प्रतिक्रिया ऐसी ही होती है मानो उस पर किसी ने हमला बोल दिया हो। वह बचाव करता है और असंतोष का इजहार भी, क्योंकि किसी भी व्यवहार को बार बार दोहराने से वह आपकी आदत में शुमार हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे आप हर समस्या, नाकामी या हताशा की स्थिति में गुस्से के जरिए ही प्रतिक्रिया देने के आदी हो जाते हैं। अंततः बात एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाती है कि आप हर वक्त किसी न किसी बात को लेकर गुस्से में रहने लग जाते हैं। गुस्सा होने के लिए किसी व्यक्ति को किसी दूसरे की ऐसी बात के होने या न होने के लिए दोषी ठहराना पड़ता है जिसे वह पसंद नहीं करता या नहीं मानता। कुछ लोग तो दूसरों को दोषी ठहराने में इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि उनका वास्तविकता से नाता ही टूट जाता है। वे पूरी दुनिया को दोष देने वाले एक नजरिए से देखने लग जाते हैं और साथ होती भावनाओं और अपराध बोध। जब कभी भी कोई समस्या होती है, वह निजी या आम गुस्से में रहने वाला व्यक्ति
अपने आप तय कर लेता है कि किसी को तो इसका दोष दिया ही जाना चाहिए। फिर वह अपना वक्त और भावनाएं कई लोगों पर दोष मढ़ने में ही झोंक देता है। दोषारोपण और गुस्से से यह अलगाव, असंतोष और ईर्ष्या को जन्म देता है। बाद में यह उस व्यक्ति को ही पूरी तरह से लील जाते हैं। दोषी कोई नहीं है। यहाँ पर एक सर्वसामान्य उदाहरण पेश है। प्यार करने वाले दो लोग शादी कर लेते हैं। दोनों के ही इरादे नेक थे और भविष्य को लेकर काफी ऊंची अपेक्षाएं भी, वरना वे दोनों एक दूसरे से शादी ही नहीं करते। लेकिन दुर्भाग्यवश लोग और परिस्थितियां वक्त के साथ बदल जाती हैं। यही दंपति कुछ वक्त के बाद पाते हैं कि वे अब साथ रहकर खुश नहीं हैं और तलाक लेने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन यह तो समस्या की शुरुआत भर होती है। वयस्कों की तरह एक दूसरे से सहमति की जगह वे एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां वे विरोधी स्वभाव के हो गए हैं और वे अब और साथ साथ रहना नहीं चाहते। ऐसे में दोष का निर्धारण जरूरी है। दोनों में से एक तो दोषी होगा ही। जिसका दोष है उसे सजा भी दी जानी चाहिए। अब वकीलों और न्यायाधीशों को भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा। जासूसों और मुनीमों को काम में लगा दिया जाता है ताकि सामने वाले पर कीचड़ उछाला जा सके। हालात बिगड़ते ही जाते हैं और अंततः मामला गुस्से, कड़वाहट, आरोपों और यहाँ तक कि घृणा के साथ खत्म होता है। जब कोई वैवाहिक संबंध या रिश्ता नहीं निभ पाता तो सबसे बेहतर यही होगा कि इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई के तौर पर स्वीकारा जाना चाहिए। दोनों ही पक्षों के लिए एक समान रियायतें की जानी चाहिए और फिर दोनों को ही अपने अपने तरीके से जिंदगी जीने का हक दे दिया जाना चाहिए। कोई दंपति आजकल परंपरागत तलाक की कड़वाहट की बजाय समझौते के इस रास्ते को अपना रहे हैं। परिणाम मामले से जुड़े हर एक के लिए अच्छे ही होते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि अधिकांश लोगों को यही लगता है कि वे जो भी कर रहे हैं वही सही है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति दूसरे को दोषी ठहराकर उस पर गलती स्वीकारने के लिए दबाव डालता है, भावनात्मक और कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। कानूनी लड़ाई का सबसे दुखद पहलू यह है कि ये आमतौर पर उसी बिंदु पर खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी और उनसे किसी को भी फायदा नहीं होता। जिम्मेदारी को स्वीकारें। हर किस्म के गुस्से से निजात पाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है जिम्मेदारी को स्वीकारना। जैसे ही आप किसी घटना की जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं, गुस्से की हवा ही निकल जाती है। गुस्से को पनपने के लिए लगने वाली सारी ऊर्जा की आपूर्ति एकाएक बंद हो जाती है। जैसे ही आप कहते हैं इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, गुस्से का बवाल शांत हो जाता है। प्रतिस्थापन के नियम और इसकी हकीकत के कारण कि दिमाग एक वक्त में एक ही विचार को रख सकता है, आप किसी भी बात की जिम्मेदारी को स्वीकारने और उसी बात के लिए गुस्से को एक साथ नहीं कर सकते। आपके सारे गुस्से की जड़ दोषारोपण की सोच ही जिम्मेदारी को स्वीकार लेने के कारण खत्म हो जाती है। सकारात्मक वर्सेस नकारात्मक नजरिया। अपनी दुनिया की ओर देखने के मूल तौर पर दो नजरिए हैं। दुनिया को देखने का आपका नजरिया सकारात्मक और परोपकारी हो सकता है या फिर नकारात्मक और दुर्भावनापूर्ण। जब आप अपने लिए और अपने साथ होने वाली बातों के लिए जिम्मेदारी स्वीकारते हैं तो आप सकारात्मक बन जाते हैं। आप दुनिया को परोपकारी नजरों से देखने लगते हैं। आपका अपने और अपने भीतर छिपी संभावनाओं के प्रति नजरिया सकारात्मक हो जाता है। आप एक खुशगवार और ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति बन जाते हैं। इसके ठीक विपरीत, जब आप दुनिया को नकारात्मक और दुर्भावना भरी नजरों से देखते हैं तो आपको हर तरफ समस्याएं और अन्याय ही दिखाई देगा। आप केवल शोषण और बुराई को ही देख सकेंगे। आप संभावनाओं और उम्मीद की बजाय बाधाएं और बुराई ही देख सकेंगे। सबसे बुरी बात तो यह होगी कि आपका अधिकतम वक्त सारी समस्याओं के लिए दूसरे लोगों और संस्था को दोष देने में ही बेकार चला जाएगा। परिणामों में अंतर। उदाहरण के लिए, हमारे देश में कुछ लोगों का जीवन स्तर दूसरों से अच्छा है। यह तो मानव इतिहास में सभी समाजों के लिए सच कहा जा सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। यह अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रतिभा, महत्वाकांक्षाओं और ख्वाहिशों के कारण भी हो सकता है। यह कुछ लोगों द्वारा ज्यादा मेहनत, बेहतर शुरुआत, जन्मजात विलक्षण प्रतिभा या फिर किसी भी अर्थव्यवस्था के सबसे अच्छे वक्त में सही जगह पर होने के कारण भी हो सकता है। किसी भी परिस्थिति में जो लोग अच्छी स्थिति में हैं, उन्हें किसी भी कारण से लोगों के खराब स्थिति में होने के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। इसी तरह स्वस्थ लोगों को दूसरे लोगों के अस्वस्थ होने के लिए दोष नहीं देना चाहिए। नाकाम और अप्रसन्न लोगों के लिए उन लोगों को कतई दोष नहीं देना चाहिए जो कि कामयाब और संतुष्ट हैं।
अगर दूसरे लोग कुछ नहीं कर रहे तो उन लोगों को दोष नहीं देना चाहिए जो अपने और अपने परिवार को बेहतर जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं। असफलता का कारण कामयाबी नहीं है। आपसी संबंधों का परिणाम से कोई लेना देना नहीं है। दोनों ही स्थितियों के एक साथ ही होने का यह मतलब तो नहीं कि एक का कारण दूसरी घटना है। इस आम हकीकत को ईमानदारी के साथ स्वीकारा जाए तो राजनीतिक और दार्शनिक विचारों के स्तर पर कई बहसों और असहमतियों का आसानी से हल निकल आएगा। माफ करने की ताकत। किसी भी व्यक्ति के मन में दूसरों के प्रति गुस्से, असंतोष, भय, शक, शत्रुता, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं इसलिए आती हैं कि हमने ऐसे व्यक्ति को माफ करने की ताकत गवा दी है जिसने हमारी राय में हमें किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाया है। बचपन में बड़े होने के दौरान हम एक ऐसे दौर से गुजरते हैं जब न्याय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम न्यायपूर्ण के विचार पर अटक से जाते हैं। हम जिंदगी में ऐसी हर परिस्थिति पर विचलित हो जाते हैं जो कि हमारी सोच के मुताबिक न्यायपूर्ण और किसी के लिए भी न्याय संगत नहीं है। खास तौर पर तब जब बात हमारी हो। जब कभी भी हम देखते हैं कि हमारे या किसी अन्य के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है, कारण चाहे जो भी हो, हम इसे अपने पर हमले की तरह लेते हैं। हमारे कमजोर आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। हम गुस्से और असंतोष भरी प्रतिक्रिया देते हैं। वयस्क होने की प्रक्रिया का हमारे लिए यह सामान्य तरीका है। बहरहाल कुछ लोगों की सोच इसी उम्र में अटक कर रह जाती है कि इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। अगर हमें बचपन से ही अपनी शिकायतों के निपटारे का महत्व नहीं समझाया गया, तो जब हम वयस्क होंगे, हमारे पास न भूल सकने वाले अनुभव का अंबार होगा। अगर हमने एहतियात नहीं बरती, तो हम ऐसे लोगों के प्रति अपने गुस्से के इर्द गिर्द ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे जो हमारी नज़र में किसी बात के लिए दोषी हैं या हम जिन्हें पसंद नहीं करते। कई मनोचिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों का तो पूरा कैरियर ही लोगों को गुजरे हुए कल की कटु स्मृतियों और वर्तमान के अनुभवों से उभरने और उनका सामना करने में गुजर जाता है। अगर आपको एक ताकतवर और हमेशा के लिए निश्चिंत कर देने वाला अनुभव चाहिए, तो हर एक व्यक्ति को माफ कर दें जिसने किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाया हो। अपने दिमाग में कैद दूसरे व्यक्ति को माफी के जरिए आजाद करके आप खुद को आजाद कर सकेंगे। यही वजह है कि अधिकांश धर्मों में क्षमा को ही मानसिक शांति और धरती पर स्वर्ग जैसे आनंद की ओर पहला कदम बताया है। जरा सोचिए कि आपको कैसा लगेगा अगर आपके मन में दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए कोई गुस्सा ना हो। कल्पना कीजिए कि आप पूरी तरह से सकारात्मक, आशावादी, उल्लासित ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी अपने प्रति धारणा और उत्साह का स्तर सबसे ऊंचा है और जिसके आत्मविश्वास की कोई सीमा नहीं है। एक ऐसे गर्मजोश, दोस्ताना, चाहने लायक इंसान के तौर पर अपनी कल्पना कीजिए जो सुकून और आत्मिक शांति से भरपूर हो। यह सब तभी संभव है जब लोगों को माफ करना आपकी आदत बन जाती है। इसके विपरीत किसी को माफ करने से इनकार या उसमें नाकामी दरअसल नकारात्मकता, गुस्से, तनाव, बेचैनी, मानसिक और शारीरिक बीमारी की जड़ है और सबसे ज्यादा अप्रसन्नता भी देती है। किसी को माफ नहीं करके आप खुद को कैद सा कर लेते हैं। माफी आपको एकाएक आजाद कर देती है और हमेशा ही विकल्प आपको ही चुनना होता है। इसका दूसरे व्यक्ति या परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं होता। ताली एक हाथ से नहीं बजती। कुछ लोग दूसरों को केवल इसलिए माफ नहीं करते क्योंकि इसे लेकर उनके मन में एक आधारभूत गलतफहमी होती है। उन्हें लगता है कि माफ करके एक तरह से वे उस व्यक्ति के उस व्यवहार को न चाहकर भी मान्यता दे रहे हैं जो उनकी नाराजगी का मुख्य कारण था। वे सोचते हैं कि अगर वे उस व्यक्ति को माफ कर रहे हैं तो एक तरह से उसे समर्थन ही दे रहे हैं। वे यहाँ तक सोच लेते हैं कि वे अपनी इच्छा के खिलाफ जाकर उस व्यक्ति को बिना कुछ किए छोड़ रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। जेल एक इंसान नहीं बना सकता। कैदी और जेलर दोनों को जेल में ही रहना पड़ता है। जब आप एक को कैद से आजाद करते हैं तो आप भी तो उससे बाहर आ जाते हैं। आपको अपने को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार पर न तो ध्यान देने की जरूरत है और न ही उस व्यक्ति को पसंद करने की। आपको तो केवल उसको माफ करना है ताकि आप अपनी जिंदगी की ओर दोबारा लौट सकें। उस लिहाज से माफ कर देना तो एक बहुत ही स्वार्थी काम है। इसका दूसरे व्यक्ति से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसका वास्ता तो आपके अपने मानसिक संतुलन और मन की शांति से है। कॉमेडियन बडी हैकेट ने एक बार कहा था, मैं कभी भी किसी के प्रति मन में द्वेष नहीं रखता। जब आप ऐसा कर रहे होते हैं
तो उधर वे व्यक्ति जिंदगी का आनंद ले रहे होते हैं। जब आप दूसरे व्यक्ति को लेकर नाराज होते हैं और जब भी उसके बारे में सोचते हैं, तो एक तरह से अपनी भावनाओं का नियंत्रण उसके हाथ में दे देते हैं। आप उसको काफी दूरी से भी अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने का मौका देते हैं। किसी को माफ नहीं करके आप उसे अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ का मौका देते हैं। ठीक ऐसे मानो वह आपके सामने है और वही घटना दोहराई जा रही है। माफ करने का रास्ता। किसी को माफ करना बहुत आसान है। जब कभी भी आप दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचें, तो आप प्रतिस्थापन के नियम का पालन करें और कहें, भगवान उसका भला करे। मैं उसे हर बात के लिए माफ करता हूँ और उसके भले की कामना करता हूँ। किसी भी व्यक्ति को दुआ देते या माफ करते वक्त उसे लेकर गुस्सा और विचलित होना संभव नहीं है। सकारात्मक विचार आपके नकारात्मक विचार को खत्म कर देते हैं। आप किसी भी घटना में अपने हिस्से की जिम्मेदारी को स्वीकार कर खुद को आजाद करने की प्रतिक्रिया को तेज कर सकते हैं। गुस्से और असंतोष को जन्म देने वाली कोई भी नकारात्मक घटना शून्य की स्थिति में नहीं हो सकती। निश्चित है कि आपने भी ऐसा कुछ किया है जिसने मामले को इस स्थिति तक पहुंचाया है। इसलिए आपको अपने हिस्से की जिम्मेदारी स्वीकारने जितनी परिपक्वता तो दिखानी ही पड़ेगी। तब आप कह सकते हैं, मैं जिम्मेदार हूँ। मुझे ऐसी स्थिति को या तो आने ही नहीं देना था या फिर इतना खींचने ही नहीं देना था। मैंने जो किया वह नहीं करना चाहिए था। मैं उसे पूरी तरह से माफ कर मामले को खत्म करता हूँ। शुरुआत में आपके लिए किसी को माफ करना मुश्किल हो सकता है। यह शब्द आपके लिए कड़े हो सकते हैं। कई लोगों ने अपने व्यस्त जीवन का पूरा हिस्सा शिकायत करते हुए ही बिताया होता है। उन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि अगर उन्होंने अपने माता पिता या अपने नाकाम विवाह की बात करना बंद कर दिया, तो उनके पास बताने या कहने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। लेकिन चिंता मत कीजिए। जब आप दूसरे को माफ करके जाने देते हैं, तो आप ज्यादा तनाव रहित और प्रसन्न महसूस करते हैं। गुस्से और असंतोष के भाव जैसे ही आपके दिमाग से दूर जाएंगे, वहां सकारात्मक विचार घर करने लगेंगे। आपके पास अब ज्यादा ऊर्जा और उत्साह होगा। आप ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वास से भरा महसूस करेंगे। आपका पूरा भविष्य दमकते सूरज की तरह आपके आगे बाहें खोले खड़ा होगा। मत सोचिए कि जब आप अपने को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को माफ करेंगे, तो आपके दोस्त क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे। हो सकता है कि वे भी आपको अपने बीते हुए वक्त की दुर्भावनापूर्ण घटनाओं के बारे में शिकायतों से ऊब गए हों। हकीकत में जब आप लोगों को माफ करने लगेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कई लोग तो आपके पास महज दूसरों के बारे में आपके मुंह से चटपटी बातें सुनने के लिए ही आते थे। ऐसे में लोगों को माफ करते ही आप भी ऐसे फालतू के लोगों से कटने लगेंगे। वे लोग जिन्हें आपको हर हाल में माफ करना है। अगर आप अपनी सोच और उसके सहारे अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो आपको 4 तरह के लोगों को माफ करना ही होगा। सबसे पहले अपने माता-पिता को, चाहे वे जीवित हों या मृत। आपको अपने लालन-पालन में उनके द्वारा की गई किसी भी गलती के लिए उनको माफ कर देना चाहिए। कम से कम आपको उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने आपको जिंदगी दी। वे ही आपको यहाँ लाए। अगर आप जिंदा रहने पर खुश हैं, तो आप बाकी के सभी बातों के लिए उनको माफ कर सकते हैं। उनके बारे में आज के बाद कभी भी शिकायत मत कीजिए। मेरे सेमिनार में भाग लेने वाले अनेक लोगों ने फोन या मुलाकात के जरिए अपने माता पिता को यह बताया कि उन्होंने उन्हें हर बात के लिए माफ कर दिया है। कई बार तो इस एहसास और चरित्र का परिचय देने वाले इस जरा से काम के कारण कई लोगों के अपने माता पिता के साथ रिश्तों को नयापन मिल गया। उस दिन के बाद उनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई, जो कि बाकी की जिंदगी भी कायम रही। इसके विपरीत अपने माता पिता को माफ नहीं करने से आप हमेशा बच्चे ही बने रहते हैं। आप बड़ा होने और एक कामयाब वयस्क बनने के अपने ही मौके की राह में रोड़े बन जाते हैं। आप खुद को एक प्रताड़ित व्यक्ति की तरह ही देखते हैं। इससे भी बुरी बात तो यह है कि आप हीनता और आक्रोश की नकारात्मक भावनाओं को जीवंत रखते हैं। अगर आपके माता पिता आपके उस माफ करने से पहले ही मर जाते हैं, तो फिर यह एहसास आपको जिंदगी भर सताता है। निजी नजदीकी संबंध। आपको ऐसे लोगों के दूसरे समूह को भी माफ कर देना चाहिए जिनके साथ आपके नजदीकी रिश्ते कारगर न हो सके हो। विवाह और अंतरंग संबंध कई बार इतने गहरे और आपकी निजी अवधारणा आत्मसम्मान के लिहाज से इतने संवेदनशील होते हैं कि आप कई वर्षों तक उन लोगों से नाराज रहते हैं और उनको माफ ही नहीं कर पाते। लेकिन इसमें भी आप कुछ हद तक तो जिम्मेदार हैं ही।
ऐसे में आत्मशक्ति और ईमानदारी दिखाकर इतना तो कहिए, मैं जिम्मेदार हूँ, और फिर उस व्यक्ति को माफ कर दीजिए। ऐसा कहिए, मैं उसे हर बात के लिए माफ करता हूँ और उसकी भलाई की कामना करता हूँ। जितनी भी बार आप इसे दोहराएंगे, आपके स्मृति पटल से उससे जुड़ी तमाम नकारात्मक यादें मिट जाएंगी। कुछ वक्त बाद तो यह हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। एक लेटर। मेरे कई छात्रों ने यह बात महसूस की है कि किसी भी बिगड़े हुए रिश्ते को भुलाने के लिए एक लेटर ही काफी होता है। यह एक ऐसी मजबूत तकनीक है जो आपको तत्काल ही गुस्से और असंतोष की भावनाओं से छुटकारा दिला देती है। इसे करने का यह तरीका है, आप आराम से बैठकर दूसरे व्यक्ति को माफ कर देने का लेटर लिखिए। इसे 3 भाग में लिखिए। पहले में आप कहते हैं, मैं आपको हर उस बात के लिए माफ करता हूं जिसके जरिए आपने मुझे आहत किया। दूसरे नंबर पर आप उन बातों का जिक्र करें जिनको लेकर आप अभी भी उस व्यक्ति से नाराज हैं। कई लोग तो इस भाग को लिखने के कई पन्ने रंग डालते हैं। तीसरे हिस्से में आप अपने खत को इन शब्दों के साथ खत्म कीजिए, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। उसके बाद आप उस खत को जाकर पोस्ट कर दीजिए। जैसे ही खत को आप डिब्बे में डालेंगे, आपको बड़ी राहत महसूस होगी और आखिरकार आप आजाद हो जाएंगे। वैसे इस बात की फिक्र मत कीजिए कि सामने वाले की प्रतिक्रिया क्या होगी। यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। आपका मकसद तो खुद को आजाद करने और मानसिक शांति वापस पाकर आगे की उम्दा जिंदगी जीने का है। अपनी स्लेट को साफ कर डालें। इसके बाद तीसरे समूह के तहत आपको बचे हुए उन सभी लोगों को माफ कर देना है जिन्होंने किसी न किसी रूप में आपको नुकसान पहुंचाया है। आपको नुकसान पहुंचाने वाले हर बॉस, कारोबार के पार्टनर, दोस्त, ठग, धोखेबाज को माफ कर देना है। अपने दिमाग की स्लेट को साफ कर डालिए। उसमें से हर एक के नाम और उसकी छवि को यह कहते हुए मिटा दीजिए, मैं उसको हर बात के लिए माफ करता हूँ और उसके भले की कामना करता हूँ। जब कभी भी आपको उस व्यक्ति या परिस्थिति की याद आए तो इसे दोहराएं, तब तक जब तक कि नकारात्मक भावना पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। अपने आप को आजाद कर दें। चौथा और अंतिम व्यक्ति जिसे आपको माफ करना है, वह आप खुद है। आपको हर बेवकूफी भरी, अर्थहीन, चालाकी भरी, बेकार की, बिना सोची हुई या दुष्टतापूर्ण बात या काम के लिए अपने आप को पूरी तरह से माफ करना होगा। अपने साथ गलतियों के बोझ को लेकर घूमना छोड़ दीजिए। वह सब तो अब गुजर चुका है और अब आप वर्तमान में हैं। इसे इस तरह से सोचिए, आपने गुजरे हुए वक्त में वो बातों की जिनके लिए आपको अभी भी अफसोस होता है, तो आप आज की तरह नहीं थे। उस वक्त आप एक दूसरे ही किस्म के व्यक्ति थे, युवा और कम अनुभवी। आप उस वक्त अपने आप को भी ठीक से नहीं जानते थे। आप अनुभव से आज जो बन गए हैं, उस वक्त आप इसी की अपरिपक्व रूप थे। अपने आप को बीते हुए कल की उन बातों के लिए कोसना छोड़ें जिन्हें अब बदला नहीं जा सकता। मनोचिकित्सा में बचपन के किसी हादसे या अनुभव की वजह से किसी व्यक्ति को अपराध बोध या शर्म का एहसास होता है, तो वह पल उनके लिए चमत्कारिक होता है जब उसे एहसास होता है कि यह उसकी गलती नहीं थी। कई बार आपने कुछ किया और कुछ मर्तबा आपके साथ कुछ हुआ, तब आप काफी युवा और कम अनुभव वाले थे। आपको यह एहसास नहीं था कि क्या हो रहा है और परिस्थिति को कैसे बदला जाए। यह आपकी गलती नहीं थी। आपने जो भी बेहतर संभव था किया। आप बिल्कुल सही हैं। अपने आप को माफ कर दीजिए और खुद को इस बोझ से मुक्त कर दीजिए। केवल इतना कहें, मैं अपने आप को हर गलती के लिए माफ करता हूँ। मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ और मेरा भविष्य बहुत ही उज्जवल है। जब कभी भी आप उस घटना या परिस्थिति के बारे में सोचें, तो आप अपने आप से दोहराएं, मैं अपने आप को पूरी तरह से माफ करता हूँ, और फिर अपनी जिंदगी की ओर लौट आइए। भूतकाल की बजाय भविष्य पर ध्यान दें। यह देखें कि आप कहाँ जा रहे हैं, न कि यह कि आप कहाँ थे। आखिर में, अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम किया है और आपको अब भी बुरा लगता है, तो आप उस व्यक्ति के पास जाकर या उसे खत लिखकर उससे माफी मांग सकते हैं। उसे बताइए कि आपने जो कहा या किया उसका आपको अफसोस है। उसकी प्रतिक्रिया सकारात्मक हो या नकारात्मक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल पश्चाताप व्यक्त करने और माफी मांगने से आप आजाद हो जाएंगे। एक आखिरी चेतावनी। अधिकांश लोग माफी को लेकर खुले दिल के होते हैं। यह अधिकांश धर्मों के मूल में है और इसे मनोविज्ञान और अध्यात्म में भी पढ़ाया जाता है।
अपनी जिंदगी में किसी तरह से नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को माफ करने में आपको भी शायद ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ एक बड़ा खतरा छिपा है। खतरा यह है कि आपका किसी एक बड़े शिकवे को नहीं भूल पाना भी आपकी पूरी जिंदगी को तबाह करने की ताकत रखता है। किसी एक व्यक्ति या घटना को माफ नहीं करने को लेकर आपका अड़ियल रुख आपकी प्रगति को रोक सकता है। ऐसे लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है जिन्होंने केवल एक व्यक्ति के प्रति अपने गुस्से और विद्वेष के कारण अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर ली। वे इसे अपने दिलो दिमाग से जाने नहीं देते, इसलिए आजाद नहीं हो पाते। अपने साथ ऐसा मत होने दीजिए। आप में इतना साहस और जीवट होना चाहिए कि आप किसी को भी बिना किसी अपवाद के माफ कर सकें। आपकी जिंदगी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसे लेकर आपके दिलो दिमाग में गुस्सा हो। आपका दिमाग शांत और साफ होना चाहिए। आपको यह कह पाने में सक्षम होना चाहिए, मेरे मन में दुनिया में किसी के लिए भी नकारात्मक या माफ नहीं कर पाने वाला कोई भाव नहीं है। मैं बेझिझक सबको माफ करता हूँ। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। नकारात्मक भावनाओं को हटाने के लिए सबसे पहले आप अपने विचारों और काम पर नियंत्रण करें। अपने आप को इस तरह से अनुशासित करें कि जब कभी भी आपके भीतर कोई नकारात्मक भाव आए तो आप उसे व्यक्त न करें। शुरुआत में आपके लिए किसी हताशा या उम्मीद में नाकामी पर नकारात्मक भावना के प्रदर्शन को रोक पाना मुश्किल रहेगा, लेकिन आप इसे अपने आप से या किसी और से कहने से खुद को रोक सकते हैं। आप इसे यह कहकर तत्काल खत्म कर सकते हैं, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कि यह कहते हैं कि गुस्से, आहत होने, भय या शंका की नकारात्मक भावनाओं का इजहार अच्छा होता है। लेकिन सच्चाई यही है कि आप जिस किसी भी बात को दोहराते हैं या जिसके बारे में हर वक्त बात करते हैं, आपके दिमाग में भी वही घर कर जाता है। जरा सा नकारात्मक अनुभव एक चिंगारी की तरह होता है जिसे उस बारे में लगातार सोचकर या बातें करके बड़ी आग में बदला जा सकता है। इसकी बजाय इसे तो यह कहकर उसी वक्त बुझा देना चाहिए कि मैं जिम्मेदार हूँ। फिर उन कारणों की तलाश कीजिए जो आपको जिम्मेदार ठहराते हो। आपको वह हमेशा मिल ही जाएंगे। सच्चे भगवान का आगमन होगा। एक अंग्रेजी कवि ने क्या खूब कहा है, जब झूठे भगवान चले जाते हैं तो सच्चे भगवान का आगमन होता है। जब आप नकारात्मक घटनाओं और उससे उपजने वाली भावनाओं के बारे में सोचना, बोलना और उन्हें दोहराना बंद कर देते हैं तो सकारात्मक सोच का असली भगवान आपके दिलो दिमाग पर भर जाएगा। जब आप खुद को नाराज करने वाले विचारों, मतों, पूर्वग्रहों और व्यवहार को चले जाने देते हैं तो आपको ऐसे विचार और भावनाओं से साक्षात्कार होगा जो आपको और आपकी जिंदगी को खुशहाल बना देंगे। प्रकृति आपके साथ है। प्रकृति चाहती है कि आप प्रसन्न, स्वस्थ, संपन्न और खुशहाल रहें। खुशी, सामंजस्य, प्रेम और इंसान को मिलने वाली सबसे बड़ा आशीर्वाद मानसिक सुकून भी आपके भाग्य में लिखा है। जिस तरह एक जायरोस्कोप धक्का देने के बाद फिर एक बार संतुलन साधकर सीधा खड़ा हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे ही आप खुद को विचलित कर देने वाली बातों को करना और कहना बंद कर देते हैं, जिंदगी और भावनात्मक स्तर पर आपको मानसिक शांति मिल जाती है। अभी इसी वक्त अपनी सकारात्मक भावनाओं को समाप्त करने का फैसला कीजिए। इसी पल संकल्प लें कि आप अब अपनी जिंदगी के हर पल में सकारात्मक, आशावादी, प्रसन्न, उत्साहित व्यक्ति रहेंगे। अपने बारे में और अपने में छिपी संभावनाओं के बारे में अपनी सोच को बदल डालिए और आप अपनी जिंदगी को ही बदल डालेंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम अगले एक और नए टॉपिक पर बात करेंगे जो आपकी सोच को और भी गहराई से समझने में आपकी मदद करेगा। तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पहले के वीडियो को जरूर देखें यदि आपने उसे पहले नहीं देखा है, और अपनी जिंदगी बदलने के इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।